नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी श्री रमाकांत संखे, नूतन विद्यामंदिर उमरोळी पालघर, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई पाठ 8 पूर्ण विश्राम भाग 1 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इंसान जब 2-3 दिन लगातार काम करता है, मेहनत करता है, दिन रात कष्ट करता है, तो उसे थकान सी महसूस होती है और उसे सख्त जरूरत होती है कि उसे थकान हटाने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? आराम की, मतलब पूर्ण विश्राम। यही आज हम पूर्ण विश्राम इस पाठ में देखेंगे कि किस तरह से आराम करना चाहिए। इकाई 1 पाठ 8 पूर्ण विश्राम। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार। परिचय। जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली उनके लेखन की विशेषता है। लेखन व्यावहारिक है। उन्होंने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। सत्यकाम विद्यालंकार जी का प्रमुख कृतियां स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंध। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने ये जो प्रस्तुत पाठ है वो हास्य व्यंग साहित्य की एक विधा है और इस पाठ में सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। यहाँ बताया है कि जीवन की आपाधापी, मतलब जीवन की भागदौड़ में विश्राम के पल हमें मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर, मौके हमें मिलते हैं तो घरेलू उलझनों, घरेलू जो परिस्थितियां होते हैं, जो समस्या होते हैं, उनके कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। ठीक जैसा लेखक के साथ हुआ है। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि लेखक के साथ किस तरह से यहाँ उलझने निर्माण हुई है। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। बच्चों, अभी यहाँ बताया कि लेखक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने लेखक को बाह पर काला कपड़ा लपेटा और उसकी नाड़ी देख ली और उसकी गति देखी और फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, कुछ ऐसे, मतलब सीरियस मतलब बहुत ऐसी कुछ बीमारी नहीं है। और डॉक्टर ने सलाह दी कि दफ्तर से छुट्टी लेकर आप बाहर होइए। डॉक्टर ने लेखक को सलाह दी कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है, आप क्या करिए, आप कार्यालय से छुट्टी लेकर आइए और बाहर घूम आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। मतलब डॉक्टर ने कहा कि विश्राम, आराम आपको पूर्ण रोग रहित, निरोग का अर्थ है रोग रहित कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। जब आप आराम करने के लिए बाहर जाएंगे तो उसी समय आपको कुछ भी बिल्कुल काम नहीं करना है, पूरा दिन रात आराम ही आराम करना है। तो पत्नी बहुत बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा थी।
चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। पूर्णिमा मतलब पूनम, रात को समानार्थी शब्द है निशा, रजनी। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठी और कुछ नोट करने लगी। नोट मतलब लिखना। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। यानी यहाँ वो लोग, लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग 2 दिन पूरा विश्राम करेंगे, जुहू जाएंगे, और एक दिन के बाद ही पूनम की रात थी और चांदी रात का मजा जुहू पर ही मिलता है। और इस तरह से उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और जाने की तैयारी में सुबह जल्दी उठना था, इसलिए उनकी पत्नी ने 2 बजे का अलार्म लगा दिया और खुद स्वयं 2 बजे के पहले ही उठ बैठी और कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर लेखक के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायदुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हुई थी। अभी यहाँ गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की अपने पति को पिचकारी, ट्यूब, वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, ऐसी सारी चीजें लिखी थी। दिन भर की दौड़ में, भागदौड़ में, धूप में भागदौड़ करके वह पायदुनी से, मतलब मुंबई में एक स्थान है पायदुनी, वहां से जाकर मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, यानी सारा सामान इकट्ठा करते, यहाँ से वहां से सारा सामान इकट्ठा करते, यानी वहां सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मतलब 4 खिड़कियां, तो उन्होंने 4 खिड़कियों को बंद कर दिया और 2 खिड़कियां वैसे ही छोड़ दी। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई, यानी उनकी सांसें फूल गई भाग दौड़ करते करते। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन मतलब तसल्ली, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रात को सोने लगे, सारे सामान की इन्हें इकट्ठा किया और सोने की तैयारी की और सोने लगे तो श्रीमती जी ने तसल्ली देते हुए कहा कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने हाथों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का इन्हें पूरा निरीक्षण किया। मुआयना मतलब निरीक्षण किया कि मोटर का सब सामान लिया है क्या नहीं। यह उन्होंने तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। उन्होंने अपने पति को सारा सामान की सूची लिख दी थी, लेकिन उन पर विश्वास नहीं था। उन्हें तसल्ली कर ली और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारियां चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखने करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। इस तरह
रोशनी होते होते जुहू की तैयारी चरम सीमा तक पहुंच गई। यानी उन लोगों की ऐसी तैयारी की और जुहू जाने की पूरी तैयारी हो गई। और सुबह स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, तो वह हर मिनट बुझने लगा। स्टोव चलता ही नहीं था। आधा घंटा उसमें तेल भरने में गया और वह आधा घंटा उसमें तेल भरने में, हवा लगाने में, धोखनी करना, हवा भरना, आखिर चाय का प्रोग्राम क्या हो गया? स्थगित हो गया, टाल दिया। चाय का प्रोग्राम टाल दिया, स्थगित करना, टाल देना। और वो लोग ध्यान पूर्वक तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त मतलब ध्यान पूर्वक। और वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। मतलब नेपोलियन जब युद्ध पर जा रहे थे तो युद्ध पर जाने के लिए जो तैयारी होती है, जो सामान लगते हैं, जो शस्त्र लगते हैं, उसकी तैयारी करने पड़ती है। ऐसी तैयारी उसने नहीं की होगी जितनी तैयारी उन दोनों पति पत्नी ने जुहू जाने के लिए की थी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में दोनों पति पत्नी आपस में सहयोग भावना से काम पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपहार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। यानी यहाँ लेखक का सहयोग की भावना में, हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है? सहयोग की भावना। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जब हम सहयोग की भावना से कुछ भी कौन सा भी काम करते हैं तो इनमें मन, वचन और कर्म इन तीनों से वह सहयोग के काम किया हुआ काम पूरा होता है। जीवन का यह मूल मंत्र है। कौन सा? मन, वचन, कर्म। यानी जीवन का यह मूल मंत्र है और लेखक ने वह कभी नहीं भूला। श्रीमती जी ने लेखक को उनके कामों की याद दिलाने लगी और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगी। मतलब उसके चिंताओं में सहायता करने लगी। यानी हाथ बटाना, सहायता करना। और मैंने याद दिलाया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। जिस तरह श्रीमती जी ने सामान की याद करते थे, उसी तरह लेखक भी अपनी पत्नी को सामान की कुछ याद कराते थे। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना भूल न जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना दरा रह जाएगा। श्रीमती जी बोली कि लेखक ने कहा था कि आचार तो रख लो। वो कहती आचार तो रख लूंगी, लेकिन तुम समाचार पत्र रखना मत भूलिए। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। इन्हें श्रीमती जी को अखबार पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना बहुत शौक था और बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद भूल न जाना। गुलबंद मतलब ऊनी पट्टी। तो सर्दी के मौसम में हम सिर से मैंने पूरे कान को लपेटते हैं, गले में लपटते हैं। उन्होंने पिछले साल से कश्मीर से वो गुलबंद लाया था। जुहू पर बड़ी हवा चलती है। इन्हें सर्दी ठंडक हवा चलती है और ठंडा हवा से हमें तकलीफ न हो, इसलिए गुलबंद लेना भूल न जाना। गुलबंद, श्रीमती जी कहती है, गुलबंद रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिक सूट रखना न भूल जाना, न तो नहाने के इन्हें वहां क्या हो जाएंगे, नहाने के लिए कपड़े नहीं होंगे समुद्र में। इन्हें बेदिंग सूट मतलब समुद्र में नहाने के, इन्हें नहाते समय पहनने वाले कपड़े, उसे बेदिंग सूट कहते हैं। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तक रोक लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता।
और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब के किसके देंगे। यहाँ पर बताया है श्रीमती जी ने कि बहुत धूप हो रही है, इसलिए रबर कैप भूल मत जाना। अगर भूल गए तो बहुत गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और राइटिंग पैड भी रख लेना। यानी वहां बैठे बैठे माँ को चिट्ठियां लिखनी है, चिट्ठियां पढ़नी है। और राइटिंग पैड का तो लेखक ने बताया कि राइटिंग पैड का क्या करोगी। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई थी, तो काम के सिलसिले में यानी श्रीमती जी को, मैंने लेखक की पत्नी को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अभी आज हमें ऐसा अवसर मिल रहा है, तो वहां पूरा हमें यानी फुर्सत ही फुर्सत है, तो फुर्सत में हम माँ की चिट्ठियां पढ़ेगी और उसका जवाब भी दे दूंगी। और जिनके जवाब भी देने, चिट्ठियां रह गई तो जवाब किसके देंगे। अगर चिट्ठियां रखना नहीं बोलेंगे और वहां चिट्ठियां नहीं है, तो हम पढ़कर जवाब कैसे देंगे माँ को। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके देंगे। छात्रों, आज हमने पूर्ण विश्राम कहानी का भाग 1 की अधिक जानकारी हासिल की है। इस कहानी का भाग 2 हम अगली पाठशाला में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।